सो वेलकम बैक टू द स्कोप प्लस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मेरा नाम है हिमानी एंड मैं हूं आपकी साइंस की एजुकेटर। हम लास्ट क्लास में मिल ही चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ करंट के बारे में, कुछ चार्जेस के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। एंड आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमारे इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्यारे चैप्टर को, जो बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है, थोड़े से न्यूमेरिकल टफ आते हैं एग्जाम में, वो तो हम लोग पेल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको अच्छे से कर देंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उससे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा रिवीजन करना है। चार्जेस से हमने स्टार्ट किया था। चार्जेस की 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एडिटिव इन नेचर, क्वांटाइज्ड वाली प्रॉपर्टी Q इज इक्वल्स टू NE, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, उसके बाद हमने करंट के बारे में पढ़ा था। I इज इक्वल्स टू Q/T। बाकी सारी चीजें आपकी कोई काम की नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात काम की है। I इज इक्वल टू Q/T, यूनिट होती है एम्पियर, और 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करते हैं? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। 1 एम्पियर का जब भी करंट हम तब मानेंगे जब हमारे पास 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर होगा 1 सेकेंड में। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। सो हम लोग अपने चैप्टर के साथ जरा आगे बढ़ते हुए जाते हैं अपने पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक के ऊपर। ठीक है भैया, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस नाम की चीज क्या है? क्या है, कुछ पता है? आगे पता है? तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको पानी के साथ रिलेट करके देखते हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पहले भी करे हैं जो हमने पानी के साथ रिलेट कर लिए हैं, जो कि हमने वो हाइट डिफरेंस वाला किया था। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज है। सेम चीज क्या है यार आपके पास, कि अगर आपको मैं 2 वाटर टैंक दे दूं, वाटर टैंक नंबर 1, जरा मैं अपना पेन चेंज कर लूं, हाँ जी, वाटर टैंक नंबर 1, वाटर टैंक नंबर 2, दोनों का लेवल मैंने पानी का बिल्कुल सेम रखा है, नो डिफरेंस इन वाटर लेवल। ठीक, उन दोनों को मैंने एक पाइप से जोड़ दिया है। अब आप ही मुझे आंसर करो, क्या अगर मैंने जब इन दोनों पाइप का सेम वाटर लेवल रखकर इन दोनों को इस पाइप से जोड़ा है, तो क्या इस पाइप में पानी जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वाटर लेवल सेम है। यही मैं क्या करूं, इस तरीके से कर दूं कि एक का तो पानी थोड़ा ज्यादा है और दूसरे का पानी थोड़ा कम है, अब इसमें पानी चला जाएगा। जरूरत किस चीज की पड़ी? हमें इधर जरूरत पड़ी, एक तो हमारा इक्वल पोटेंशियल पे होगा तो नो फ्लो, एक होगा हमारा हायर पोटेंशियल पे, एक लोअर पोटेंशियल पे, तब तो फ्लो हो जाएगा। पोटेंशियल मतलब हाइट आ रहा है इसमें। तो यार आपके पास सेम ही केस होता है जब आपकी वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। मान लो तुम्हारी वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये कॉपर वायर है, इसको तुमने 2 टब से जोड़ देना है। थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा बना देते हैं। चलो आ जाओ, यहां बना देते हैं क्रॉस की जगह। 2 टब लेने हैं बड़े बड़े, इन 2 टब को एक वायर से जोड़ देना है। अब एक टब में तो इलेक्ट्रॉन की भरमार होनी चाहिए और एक टब में इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। तभी सेम यही केस होगा कि आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जैसा सेम टू सेम पानी के साथ हुआ है। जब तक आपके पास एक वाटर लेवल डिफरेंस नहीं होगा, आपका पानी ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। सेम उसी तरीके से अगर आपके पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के टब का डिफरेंस नहीं होगा कि एक टब में तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक टब में इलेक्ट्रॉन कम है, तब तक आपके पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल नहीं है। मान लो तुमने 2 टब लिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, कनेक्ट कर दोगे तो नहीं पॉसिबल है आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉसिबल कब है? जब आपके पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा और उसको आप वायर से जोड़ोगे। देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। अच्छा, अभी पोटेंशियल डिफरेंस आता कैसे है? ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है हमारी बैटरी या सेल नाम की चीज से। बैटरी या सेल, ये बैटरी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है और ये सर्किट में फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन। कैसे? जरा देखो, ये GIF लाए हैं हम, बहुत ही प्यारी सी। यार क्या होता है ना, बैटरी के अंदर क्या होता है, जैसे कि बैटरी की, अब तो वो थी बाहर की बात की बैटरी की जरूरत है ही है। अब बैटरी क्या करती है बेसिकली? बैटरी बेसिकली करती है, यार ये थका हुआ इलेक्ट्रॉन आता है, बूढ़ा, ओल्ड एज हमारा इलेक्ट्रॉन घर से निकल कर आया,
ये बूढ़ा सा इलेक्ट्रॉन थक हार के अपना लाठी लेके चल के आया है, बैटरी के अंदर घुसा। अभी ये बैटरी के अंदर घुसा है, ये क्या करेगी, बैटरी इसको एनर्जी ड्रिंक पिलाएगी। क्या करेगी, एनर्जी ड्रिंक पिलाएगी। जैसे नीचे भी लिख रहा है, बैटरी सप्लाइड बाय एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू चार्ज। ये जो एक चार्ज था, बूढ़ा ओल्ड एज चार्ज था, इसको इसने एनर्जी ड्रिंक पिलाई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे रेड बुल पिलाई, कुछ कोई और ड्रिंक का नाम लेंगे, कोई भी ड्रिंक मान लो। ये यंग एज, ये ओल्ड एज वाला हमारा इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज एक यंग एज इलेक्ट्रॉन में बन गया। ये एन मिसिंग हो गया, एन लगा लेना। क्या करा बैटरी ने, थका हुआ इलेक्ट्रॉन आया, बैटरी ने उसको एक लात मारी, ले एनर्जी ड्रिंक पी और जब भाग के आया वायर में घूमने के लिए कोई एनर्जी तो चाहिए। मान लो तुम घर पे सोए हुए हो, तुम्हें मम्मी कहते बाजार जाओ, अब तुम कहोगे मम्मी कोई एनर्जी तो चाहिए, चाहे वो एनर्जी आप मुझे कुछ खिला के भेजो या मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा दो, मुझे उससे एनर्जी मिलेगी। तो हमें चाहिए एनर्जी, अब किस तरीके से मिलेगी वो आपको देखना है। बैटरी चार्ज को इसी तरीके से एनर्जी देके कहती है कि जा बेटा जा और वायर में घूम के आ जा। तो यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है डिफरेंस, और यही होता है बैटरी जो हमें प्रोवाइड करती है। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है चार्जेस को मूव करने के लिए। वही पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्जेस को एक एनर्जी सप्लाई करता है, जिसकी वजह से ये पूरे सर्किट में घूम कर आती है। नेक्स्ट चीज यार, अब थोड़ी सी थ्योरी की बातें कर लेते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो V है इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इसी को वोल्टेज भी बोल देते हैं कभी कभी, याद रखना। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही नाम है, मैथमेटिकल फॉर्म है W/Q, कितना एक चार्ज पे वर्क हो रहा है। जैसे अगर पिछली GIF देखोगे तो एक चार्ज पे ये काम कर रहा था ना, एक चार्ज को एनर्जी दे रहा था, तो यही होता है आपके पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज की कितने चार्ज पर कितना वर्क हो रहा है। अब 1 वोल्ट क्या है, इसकी यूनिट है वोल्ट्स। क्या है, वोल्ट्स। 1 वोल्ट को कैसे करते हैं हम डिफाइन, सेम उसी तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे, V = W/Q। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, V = W/Q। उसके बाद यूनिट 1 वोल्ट्स पुट कर देंगे, 1 जूल, वर्क की जूल होती है, डिवाइडेड बाय 1 कूलम। आप कुछ नहीं करना, इंग्लिश में इसको पढ़ना है कि 1 जूल का वर्क तब होगा जब आप 1 कूलम्ब का 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तब होगा जब आप 1 जूल का वर्क 1 कूलम्ब चार्ज पे करोगे। When the 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is called 1 volt. यूनिट डिफाइन हो गई। 1 वोल्ट को जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जूल ये कूलम ऊपर गया माइनस साइन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। वोल्ट SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर SI यूनिट होती है ये। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चीज, ये हम डिस्कस कर चुकी हैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन। वोल्ट मीटर से हम इसको मेजर करते हैं। मेजर किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं हम वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को। और वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है, पैरेलल में लगता है यार, हमेशा पैरेलल में लगता है। क्यों, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होता है। और ये भी ऑलवेज, चाहे मार्स यहाँ पे आ जाए, आप मार्स पे चले जाओ, दुनिया टकरा जाए, बिग बैंग हो जाए, ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यार अगर आपका ये सर्किट है कुछ इस तरीके से और आपने अगर पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, अच्छा सिंबल कैसा होता है वोल्ट मीटर का, गोले के अंदर V, इस तरीके का सिंबल होता है। आपने वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, अगर इसका हाई रेजिस्टेंस है तो आपको एक बात याद करने वाली है, ये क्या हो गया, ओके,
एक बात याद करने वाली है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ लेता है, हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ लेता है। ये इतना हाई रेजिस्टेंस होने के कारण हमारा करंट यहां जाता ही नहीं है और इसी यहां पर सर्किट में रह जाता है और ये आपका नल एंड वॉइड हो जाता है, मतलब इसकी वैल्यू नहीं रह जाती। इसीलिए हम इसको पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज में अगर लगा दिया, सीरीज में लगा दिया तो सारा का सारा करंट इसके अक्रॉस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा करंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू है। रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप होता है। इसका मतलब मान लो अगर तुम रास्ते में चल रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, बहुत ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस आ गया तो आप क्या होगा, वहीं पर ही रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, अभी आगे समझाऊंगी। हम रेजिस्टेंस को ब्रेकर से कंपेयर करेंगे। रास्ते में गड्ढे आते हैं, वो आपका रेजिस्टेंस है। ऐसे ही वायर का रेजिस्टेंस क्या है, वायर के लिए रुकाव क्या है, ये रेजिस्टेंस नाम की चीज है। गड्ढा और रेजिस्टेंस सेम बात है। तो बहुत ज्यादा बड़ा गड्ढा आ गया तो तुम गिर जाओगे। इसी तरीके से यहां बहुत ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस आ गया तो करंट जाएगा ही नहीं, वहीं ड्रॉप हो जाएगा, सारा वोल्टेज डिफरेंस खत्म हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब एक और बात है, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है। सेल तो सिंपल एक, अगर एक तुम सेल लगाते हो तो वो होता है सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। लेकिन अगर तुम नंबर ऑफ सेल इन सीरीज लगा रहे हो, सीरीज लगा रहे हो, याद रखना सीरीज लगा रहे हो, वो होती है बैटरी। ये हो गया सेल, ये हो गया बैटरी। अभी जब नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को मैं सिंबल्स कराऊंगी तो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हमने बात कर ली है, ये बात तो हो चुकी है। ठीक है। और सबसे छोटा डिवाइस क्या होता है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, सेल, क्योंकि सेल इज द, ये बैटरी का सबसे छोटा फॉर्म होता है। नेक्स्ट चीज, यार ये ओम्स लॉ क्या कह रहा है। अब ओम्स लॉ की सिंपल सीधी सादी सी डेफिनेशन है, इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। बुक्स में क्या लिख रहा है वो अच्छी बात है, वो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन ओम्स लॉ का मतलब क्या है, सिर्फ इतना सा मतलब है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सिंबल्स की बात है, चाहे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये फॉर्मूला होता है। और जब हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, वो आता है रेजिस्टेंस नाम का। ये रेजिस्टेंस नाम की चीज क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ओम्स लॉ आपसे कहता क्या है, ओम्स लॉ कहता है कि अगर आपने बैटरी लगाई है, मान लो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दिया, जो बैटरी चार्जेस को एनर्जी दे रही थी तुमने वो 0 कर दी। सोच के देखो, जो बूढ़ा इलेक्ट्रॉन आया था, बैटरी चार्ज ही नहीं कर रही, उसको एनर्जी ही नहीं पिला रही, तो बैटरी 0 नहीं कर रही तो वोल्टेज 0, तो करंट 0। अगर बैटरी की वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी, बैटरी की वोल्टेज घटेगी तो करंट घटेगा। यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज मैंने यहां लिखी है। ठीक है। उसके बाद अगर इसी तरीके का रिलेशनशिप है तो आपके पास एक और बहुत बड़ा नाम आ जाता है, रेजिस्टेंस नाम का। पहले तो सिर्फ वोल्टेज चल रहा था तो करंट को देख रहा था, मतलब करंट चल रहा था तो वोल्टेज को देख रहा था। लेकिन अगर अब सर्किट में करंट चल रहा है तो उसको देखना पड़ेगा कि गड्ढे कितने हैं। आपको घर से निकलते हुए सिर्फ फ्यूल नहीं देखना है कि आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, कि गाड़ी में कितना तेल है, आपको रास्ते में गड्ढे भी देखने पड़ेंगे कि कितनी देर में पहुंचोगे वो देखने के लिए। तो सेम उसी तरीके से अब करंट को देखना पड़ेगा, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V तो है ही, लेकिन करंट हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस भी है। जैसे I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो गया, R मैं डिवाइड में ले गई, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस भी है। इसका मतलब है जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, लेकिन जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम करंट। इनवर्स रिलेशन का मतलब ही यही होता है कि करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, मतलब रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। सो ये देखो, ये जो फोटो है इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है यार, कितनी प्यारी सी है, जरा देख लो यार। ये जो वोल्टेज है ये तो देखो धक्का दे रहा है हमारे करंट को। करंट के ऊपर एम्पियर लिख रहा है, इसके ऊपर वोल्टेज लिख रहा है, इसके ऊपर ओम लिख रहा है। ओम हमारी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, अभी आगे दोबारा बता दूंगी। लेकिन आप देख रहे हो ये तो है, ये आपका दोस्त है, ये आपकी गुस्से वाली मम्मी, लाल हुई पड़ी है मम्मी गुस्से में। दोस्त कह रहा है जा यार एनर्जी तो दे दी अब बैटरी ने, बैटरी दोस्त यही तो कहता है, अरे जा यार मैं एनर्जी ड्रिंक पिला रहा हूँ, चल मूवी देख के आ, घूम के आ, यही तो कर रहा था दोस्त।
मम्मी के देख रहे हो, मम्मी बनी हुई है रेजिस्टेंस, मम्मी रोक के रस्सी से बांध के रखी हुई है, तू जा, मैं तेरे को घर में घुस, तेरे को अभी मारूंगी। ऐसी होता है ना। यही है आपका ओम्स लॉ, जिसमें आपका दोस्त तो आपके करंट को दे रहा है धक्का कि तू जा बेटा, जा घूम के आ, लेकिन आपकी जो मम्मी है, मम्मी रोक के रखी हुई है आपको कि ना ना बेटा ना, तू घूमने तो नहीं जाएगा। सो बेसिकली एक प्यारा सा GIF क्या कह रहा है ये, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V तो है, लेकिन करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R भी है। अब एक चीज रह गई, जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप होता है V और I के बीच में, इसका एक बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट होता है जो हम कर सकते हैं। वो क्या एक्सपेरिमेंट है जरा देखो। इसका एक्सपेरिमेंट क्या करो, एक बार घर में लाओ, एक क्या करो, एक बल्ब लगा दो, उसके साथ तुम एक सेल लगाओ। सबसे पहले एक सेल लगाओ, V सेल लगाओ, जिसकी V1 मान लो 12 वोल्ट का सेल है, उसको मैं V1 लिख रही हूँ और करंट आया I1। तो V1 और I1 की वैल्यू नोट कर लो। तुम क्या करो, अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, एक सेल की जगह 2 सेल लगा दो। ये एक सेल लगाया था, अब क्या करो, 2 सेल लगा दो। पहले 12 वोल्ट का सेल था, तो अब 24 वोल्ट का हो जाएगा, जिसे मैं V2 बोल रही हूँ, और करंट को I2 बोल रही हूँ। V2 नोट कर लो, I2 नोट कर लो। इसी तरीके से 3 सेल लगाओगे तो V3 और करंट I3, 4 सेल लगाओगे तो V4 I4। अब क्या करना है तुम्हें, एक ग्राफ पेपर लाओगे और उस ग्राफ पेपर पे ये सारी की सारी वैल्यूज, वोल्टेज को रखोगे x एक्सिस पे और हमारे करंट को रखोगे y एक्सिस पे, इस तरीके से प्लॉट करोगे और हमारे पास V1 I1 V2 I2 V3 I3 कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाएंगे। V2 I2 V3 I3 और V4 I4 कुछ ये प्लॉट कर्व आएगा जो कि होगा लीनियर। याद रखना, जो भी डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो डिवाइसेस लीनियर कर्व शो करते हैं। नॉन लीनियर कर्व नॉन ओमिक डिवाइसेस शो करते हैं। ओमिक जो भी डिवाइस, कौन कौन से होते हैं डिवाइस, रेजिस्टर होते हैं, ठीक, ये क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। एट द सेम टाइम आपका इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं, ये नॉन लीनियर कर्व शो करते हैं, लीनियर कर्व शो नहीं करते हैं। ये बस आपकी नोट्स के लिए डेफिनेशन दी हुई है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है कि आपका आउटसाइड टेम्परेचर कांस्टेंट है। आउटसाइड टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ये मैथमेटिकल फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। VI ग्राफ हमारा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आता है, V और I, ठीक। टेम्परेचर कांस्टेंट जरूर इंक्लूड कर देना अपनी डेफिनेशन में, वरना एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। नेक्स्ट चीज, अच्छा अब ये रेजिस्टेंस नाम की चीज क्या है। अच्छा अब एक काम करो, अपने दोनों हाथों को ऐसे उठा लो और जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दो। बजाई, 1 2। अगर तुम थोड़ी देर बाद नोटिस करोगे, जब तुम कहीं तालियां बजाते हो तो थोड़ी देर बाद ना हाथ गर्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, कोई रीजन? क्योंकि आपने जो ये काइनेटिक एनर्जी अपने हाथों को दी है ना, ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मैंने अपने हाथों को ताली से ऐसे बजाया, मेरी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि हमारी यहाँ पर कन्वर्जन तो होता है एनर्जी का, लेकिन क्या होता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड टू द अनदर फॉर्म। तो हमने जो ये हाथ की ताली बजाई, हमारी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। उसी तरीके से जब ये वोल्टेज नामक प्राणी हमारी जिंदगी में आया, इसने तो धक्का दिया हमारे इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये उनको रोकता है, इनके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और ये रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, क्या है रेजिस्टेंस? पहले तो रेजिस्टेंस को हम रुकाव भी बोल देते हैं या फिर अपोजिशन भी बोल देते हैं, एक ही बात है, ठीक। मान लो तुम्हारे पास एक ये दीवार है, तुमने अपनी गन से एक बुलेट फायर करी है, दीवार में जाके बुलेट लगी। इस केस में भी यही होता है, जब ये दीवार में बुलेट लगती है तो एक चिंगारी सी निकलती है और उसके बाद धुआं निकलता है। वो चिंगारी क्या है, वो भी यही है यार कि तुम्हारी बुलेट की काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो भी यही है।
तो यार ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कौन कर रहा है? कोलिजन से आपकी एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, लेकिन यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन रेजिस्टेंस है? अब आपको पता है, जिस तरीके से मान लो अगर तुम्हारे पास एक खाली सड़क है, बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है, तो तुम सीधे सीधे निकल जाओगे। उसी तरीके से अगर एक बहुत बड़ी सी मार्केट में गए हो, बड़ी फेमस सी कोई भी मार्केट ले लो, मेरे को अभी दिमाग में एक ही मार्केट आ रही है, सरोजनी नगर मार्केट हमारी दिल्ली की, क्योंकि हम वहाँ जाते हैं तो शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं, लड़कियाँ ऐसे करती हैं, पर ठीक है, इससे इनकरेज नहीं होना है बिल्कुल भी। ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वॉक करना, हो जाता है, सबके लिए हो जाता है, ठीक। उसी तरीके से जब हमारी वायर में ये फिर से वही GIF आ गई कि वो रोक रहा है, जब हमारी वायर में, अच्छा देखो, अरे फिर से वही स्लाइड, हाँ, अब जब हमारी वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं ही, ये तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ही, लेकिन ये जो ग्रे कलर के हैं ये हमारे आयंस हैं, ये तो बैठे हैं, ये तो ज्यादा मूव नहीं कर सकते, इनका तो मास बहुत ज्यादा होता है। आयंस क्या, या फिर इसको बोल दो वो न्यूक्लियस है जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के गए हैं। तो अगर ये नहीं होते तो हमारी वायर तो खाली थी, इलेक्ट्रॉन इधर से निकला, इधर निकला, इधर से गया, इधर निकला, लेकिन ड्यू टू दीज आयंस हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे कोलाइड होके जाते हैं। ये देख रहे हो, अगर तुम इसको नोटिस करोगे, कोई भी एक पे फोकस कर लो, मान लो मैंने इस पे फोकस कर लिया, पहले इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकरा दिया, कितने तीनों से टकराया। तो ये जो कोलिजन्स होते हैं ये किसी तो मटेरियल में ज्यादा होते हैं, किसी मटेरियल में कम होते हैं। तो जैसे मैं दो मटेरियल कंपेयर करूं, एक तो निक्रोम की वायर और एक कॉपर की वायर, कॉपर की वायर में ये कोलिजन्स कम होते हैं, इसीलिए हम ट्रांसमिशन में कॉपर की वायर यूज करते हैं। निक्रोम की वायर में ये बहुत ज्यादा होते हैं, और मैं बताऊंगी अब निक्रोम की वायर का हम कहाँ यूज करते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। बात क्या है कि ये कोलिजन्स ही है जो आपको रेजिस्टेंस देते हैं। क्या देते हैं? रेजिस्टेंस। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? बाधा। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? रुकाव। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने में, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू द कंडक्टर दे कोलाइड विद आयन एंड दे अपोज देयर फ्लो। सिंपल सी बात है। चलो आगे, अब इसी चीज को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, द टेंडेंसी ऑफ द सब्सटेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। कि किसी भी सब्सटेंस की उसके फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है कुछ इस तरीके से। एक और डेफिनेशन दी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो सेम ही बात है कि तुम्हारे फ्लो ऑफ चार्ज को बस अपोजिशन देना है, वही डेफिनेशन है। अब इधर से कान पकड़ो या इधर से कान पकड़ो, बात सेम ही है, ठीक है। सिंबल है आपका, जैसे रास्ते में गड्ढे होते हैं, ब्रेकर होते हैं, उसी तरीके से वायर के गड्ढे ये हैं। यूनिट है आपकी SI, यूनिट है आपकी ओम। ओम का सिंबल है इस तरीके से आपने ओम का सिंबल बना दिया। ग्रीक लेटर ओमेगा से लिया गया है, और ये सब बातें हैं। सिंबल याद रखना है और ये याद रखना है, क्योंकि सिंबल सर्किट डायग्राम में काम आएगा, ठीक। अच्छा, अब रेजिस्टेंस दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं यार। इस वाले को बोलते हैं हम वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इस वाले को बोलते हैं हम फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फर्क क्या होता है दोनों में? यार ये जो वेरिएबल वाला रेजिस्टेंस है ना यार, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। चेंज होने का मतलब क्या है कि यार ये जो स्लाइडर तुम्हें दिख रहा है, इस स्लाइडर को तुम लेफ्ट राइट घुमा के ना इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। मैंने मान लो ये दो वायर कनेक्ट करी, इधर घुमाया तो वैल्यू ज्यादा, इधर घुमाया तो वैल्यू कम। लेकिन जबकि आपकी जो फिक्स वाली जो होती है ना रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये फिक्स होती है। वेरिएबल का मतलब चेंजिंग, लेकिन फिक्स का फिक्स रहेगी। ये जो आपको चार ये जो अलग अलग कलर की वायर्स दिख रही हैं, ये डिनोट करती हैं क्या? इसकी वैल्यू। ये आपको 12th क्लास में पता चलेगी, आपकी पीपीटी चलो फिर से लग गई। ये आपको 12th क्लास में पता चलेगी कि ये जो फिक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू है
किस तरीके से निकालते हैं, ये इसकी कुछ हर एक कलर का एक कलर कोडिंग बोलते हैं इसको, हर एक कलर की एक वैल्यू होती है, उस कलर की जो वैल्यू होती है उसको ऐड करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। बहरहाल आपके सिलेबस में ये नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल, और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रियोस्टैट बोलते हैं, नाम इसका रियोस्टैट भी होता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब एक चीज रह गई, द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। ठीक है, कौन कौन से वो वाले फैक्टर हैं जिसपे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चलो इसको काम करते हैं, ट्रैफिक वाली एनालॉजी से समझते हैं जो हम आज तक समझते आए हैं कि मान लो एक तो तुम्हारे पास है रास्ता कैसा, एक है रास्ता 5 किलोमीटर का, रास्ते की चौड़ाई उतनी है लेकिन एक रास्ता है आपका 8 किलोमीटर का। अब एक बात बताओ, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी नानी का घर है, ये भी तुम्हारा घर है, और ये किसी और की नानी का घर है। अब तुम बताओ 5 किलोमीटर वाले रास्ते में अपनी नानी के घर से तुम्हारे घर तक ज्यादा गड्ढे, ज्यादा ट्रैफिक लाइट्स मिलेंगी, या फिर ये वाले रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक लाइट्स या गड्ढे मिलेंगे जिसमें 8 किलोमीटर में है? ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा रास्ता उतने ज्यादा चांसेस कि गड्ढे ज्यादा होंगे। अब ये मत कहना मैम कि हाईवे है या सड़क कौन सी है, ये बता दो। जनरल सोचनी है ये बात, जनरल तरीके से सोचनी है कि मान लो 5 किलोमीटर का रास्ता है तो तुम्हें पता है कम गड्ढे आएंगे, जल्दी पहुंच जाओगे। इतना बड़ा रास्ता आएगा तो ज्यादा गड्ढे आएंगे। मतलब गड्ढों को किससे कंपेयर किया था? रेजिस्टेंस से किया था। और लेंथ क्या है? ये एल है, ये भी एल है। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी ज्यादा लेंथ उतने ज्यादा गड्ढे। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक, अब उसी तरीके से आप एक काम करो, क्या काम करो, एक तो अपने घर की बिल्कुल पतली सी सड़क ले लो, एक ले लो 4 लेन सड़क, लेकिन दोनों का लेंथ सेम रखना है। ये कौन सी सड़क है? इसी से लोग आ रहे हैं, इसी से लोग जा रहे हैं, लेकिन इसमें 2 साइड से लोग जा रहे हैं, 2 साइड से लोग आ रहे हैं, मतलब चौड़ी सड़क है। तो आपको खुद पता है, ये तो बिल्कुल ही कोई भी छोटे से छोटा बच्चा बता देगा, ये चौड़ी सड़क से तुम्हारी गाड़ी आराम से निकल जाएगी, इसमें से कम उससे निकलेगी। इसमें से बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, हो सकता है क्राउड भी हो, छोटा रास्ता है, सकरी सी गली है, ये 4 लेन सड़क है, आराम से हाईवे वाली सड़क है, खूब तेज गाड़ी चलाओ। मतलब जितना ज्यादा एरिया, ये एरिया है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस मिलेगा, उतनी इजीली चली जाएगी। जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है रो L बाय A। क्या बन गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? रोहो L बाय A। अच्छा, अब ये रोहो क्या है? ये रोहो नामक व्यक्ति को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। अब ये भी फ्लो को अपोज करने की प्रॉपर्टी है, ये भी फ्लो को अपोज करने की प्रॉपर्टी है। अब फिर जब रेजिस्टेंस भी फ्लो को अपोज कर रहा है, रेजिस्टिविटी भी फ्लो को अपोज कर रही है, तो फर्क क्या हुआ? तो भाई फर्क क्या हुआ? फर्क कुछ नहीं है, वो हम बताते हैं। ये आपके नोट्स के लिए है कि किस किस चीज पे डिपेंड करती है। एक फैक्टर आपके उसके फॉर्मूला में इंक्लूडेड नहीं है, लेंथ है, एरिया है, नेचर ऑफ मटेरियल है, जो कि आपका रेजिस्टिविटी से पता चलता है। रोह वाली जो बात है, रोह वाली बात है, रेजिस्टिविटी वाली बात, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है यार, ये टेम्परेचर वाला जो फैक्टर है ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं किसी फॉर्मूला में मेंशन नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंस का एक अलग ही तरीके का सब्जेक्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स नाम का, वो अभी तुम्हारे को नहीं पढ़ना होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये टेम्परेचर वाली चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी याद रखना, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंडक्टर्स के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बस इतनी सी बात याद रखना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक, उसके बाद ये रेजिस्टिविटी की भी बात आ गई। रेजिस्टिविटी रोह से इंडिकेट करते हैं हम,
रोह से करते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाय वाला फॉर्मूला है, रोह को अगर एक साथ रखूं तो R A बाय एल हो गया, R की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर गया तो हमारे पास यूनिट आ गई ओम मीटर। क्या आ गई? ओम मीटर, यूनिट आ गई ओम मीटर। और इसको अगर डिफाइन करना है तो यही है कि यार आपकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो नेचर पे डिपेंड करती है, मटेरियल की साइज क्या है, शेप क्या है, वो नहीं बताती है। रेजिस्टिविटी अगर बाजार से कॉपर की वायर लाओगे तो रेजिस्टिविटी फिक्स की कॉपर की फिक्स हो गई, लेकिन घर लाके तुमने कॉपर की वायर का क्या साइज लिया, क्या डायमेंशन लिया, वो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी तीनों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है। सो इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेसेस। क्यों क्या करना है? कुछ नहीं यार, ओम मीटर की डेफिनेशन बताई है इसने कि रेजिस्टेंस जब हम 1 मीटर वाले उसका क्यूब से अपोजिट साइड से हम देखेंगे, परपेंडिकुलरली जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, उसकी कोई डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है, बस इसने डायरेक्शन बताई है कि इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इन द लेंथ ऑन द एरिया बट चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड नहीं करती, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज इतनी है, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इतनी है, याद नहीं करने की जरूरत, सिर्फ इतना बताया हुआ है कि आप मेटल्स और एलॉय की देख रहे हो 10⁻⁻⁸ to -6, जबकि इंसुलेटर की देख रहे हो 10⁻12, प्लस में 12 माइनस में 8, कितना डिफरेंस है। इसी वजह से कंडक्टर कंडक्ट कर सकते हैं, मेटल और अलॉयज कंडक्ट कर सकते हैं, जबकि हमारे इंसुलेटर कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाता है 10⁻12 की पावर का कि वो कंडक्ट ही कैसे करेंगे, फिर तो वो कंडक्ट नहीं ही कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट चीज, ठीक, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूट मेटल। अच्छा, अब एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है यार, कहां गया ये लिख रहा, ये होता है मिक्सचर ऑफ 2 मेटल। अगर आप सिंगल मेटल लोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी कंपैरेटिवली कम होगी, जबकि आपकी एलॉय की रेजिस्टिविटी हायर होगी, क्योंकि आपके उन्होंने 2 मेटल्स को मिक्स कर दिया है जिनकी रेजिस्टिविटी वेरिएबल है। Alloys do not oxidize readily at high temperature, so they are commonly used in electrical heating devices. अच्छा, ये वाला पॉइंट मैं तुम्हें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में भी बताऊंगी, सिर्फ इतना याद रखना है अभी के लिए कि एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। यार ये मेरा एन मिसिंग हो जाता है, थोड़ा देख लेना, गाली वाली वो मत करना मैम के लिए, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम उसको मेल्टिंग पॉइंट तो होता ही है हाई, जिससे कि वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते हैं, हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते हैं। और इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में क्यों यूज होता है ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और कॉपर और एल्युमिनियम यूज होते हैं बेसिकली 2-3 रीजन की वजह से। वैसे अगर आपको जब मैं कल आपको कंडक्टिविटी की टेबल दिखाऊंगी तो यार स्टील, डायमंड की, और डायमंड की तो बहुत ज्यादा होती है, इसके ऊपर भी एक मटेरियल होता है, बताऊंगी कल, डिस्कस करेंगे उसकी जो भी पूरी की पूरी टेबल है। लेकिन कॉपर और एल्युमिनियम हमारा यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन में। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो चीप होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, और यार उनकी बहुत ज्यादा लो रेजिस्टिविटी होती है, लो रेजिस्टिविटी होती है, और गुड कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर और रेजिस्टिविटी को अपोजिट मान लो, बिल्कुल अपोजिट। जितना ज्यादा अच्छा कंडक्टर उतना बैड उसका, उतना गंदा उसका, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना कम रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा अच्छा कंडक्टर उतना कम रेजिस्टेंस, याद रखोगे ये बात। उल्टी चीज होती है, जितना ज्यादा अच्छा कंडक्टर उतना कम रेजिस्टेंस। लास्ट चीज क्या है अपने पास? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या है?
एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट, कि किसी कंडक्टर की क्या एबिलिटी है कि वो कितना अपोज कर पा रहा है करंट को। लेकिन यही रेजिस्टिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज करंट, मटेरियल की प्रॉपर्टी। कॉपर की वायर लाए तो वो मटेरियल है कॉपर, उसकी एबिलिटी है, लेकिन कॉपर की वायर से कितनी शेप का कंडक्टर बनाया है, लेंथ कितनी बनाई है, एरिया कितना बनाया है, वो रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। ठीक, चलो ठीक है, फिर खत्म होता है आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा और रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और उसके आपको नोट्स चाहिए हो तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप पर जाके जरूर ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और जुड़े रह सकते हो हमारे साथ और अच्छे तरीके से। तो तब तक के लिए, जब तक हमारा नेक्स्ट लेक्चर नहीं आ जाता, बाय बाय एंड टेक केयर।